खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। आज की नसीहत पर आने से पहले आपको बताते चले कि आज 9 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और उम्मीद है कि आप चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपको बाखबर करेंगे देश दुनिया की खबरों से, हम आपको बाखबर करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है उससे, जमीनी सूरत हाल पर अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे और आपको पल पल का अपडेट करने की कोशिश भी करेंगे। आज की नसीहत में आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी। 9:40 के फौरन बाद हमारी फोन लाइन खुलेंगी, आप कॉल करेंगे, अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी जब तक आपके मसले हल ना हो। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप दुनिया भर तक पहुंचाते हैं और आपका जो फीडबैक वहां से मिलता है वो हमारे लिए इंतहाई अहम होता है। हम तनकीद बराए तामीर के कायल हैं, आप तनकीद जरूर कीजिएगा हमारे प्रोग्रामों के बारे में, ताकि हम मुस्तकबिल के प्रोग्रामों को मजीद बेहतर बना सकें। स्पेशली उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया, उन बुजुर्गों का बहुत शुक्रिया, उन उस्तादों का बहुत शुक्रिया जो मुसलसल कॉल करते रहते हैं और छोटी सी भी चूक अगर कहीं पर उन्हें लगती है वो हम तक पहुंचाते हैं और हम उसको उसी वक्त दुरुस्त करने की भी कोशिश करते हैं। इसके लिए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है, सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलते हैं और देखते हैं कि आज बहुत सारे वाक़ात होते हैं, उनमें से चंद अहम वाक़ात क्या कुछ है फटाफट से गौर से आपके सामने रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे। उसके बाद जरा जम्मू कश्मीर की खबरों से आज आगाज करेंगे, क्योंकि कुछ अहम और बड़ी खबरें इस वक्त देखना कुछ है वो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर फटाफट से नजर डालते हैं। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हम आपको बताएंगे। उसके बाद ही बाकायदा तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन साल 1580 बरतानवी फौज ने यरदन में 3 दिन के मुहासरे के बाद 600 फौजियों का कत्ल किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 नवंबर साल 1698 ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को खरीदा। और आज ही के दिन 9 नवंबर साल 1775 में सिम्यूनस निकोलस ने अमरीकी बहरी फौज कायम की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 नवंबर साल 1793 में फ्रांस में ताकत के जोर पर पूजा कराने का कानून खत्म किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1918 में जोसेफ पिलसुड्स्की ने पोलैंड की आज़ादी का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 नवंबर साल 1940 में रोमानिया ज़लज़ले में 1000 लोगों की मौत हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1944 में, यानी कि 9 नवंबर 1944 में दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ बीजो रॉकेट का इस्तेमाल किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1960 में अमेरिका में सेनेट ने अहम इंसानी हुकूक के कानून को मंजूरी दी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1975 में अंगोला आज़ाद हुआ, 9 नवंबर साल 1975 में। और आज ही के दिन साल 1978 में रोहिणी कंडेलकर कौमी शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खातून बनी है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1988 में चीन में आए भयानक ज़लज़ले में तकरीबन 938 जान बहक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में मगरबी और मशरिकी जर्मनी को अलग करने वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया, वो आज ही का दिन था और साल था 1989। तो नाज़रीन, ये की तारीख है आज के दिन के हवाले से 9 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोलते हैं और बात जरा किश्तवाड़ की करते हैं, जहां पर रात देर गए एहतजाज हुआ
اور رات بھر احتجاج صبح ہوتے ہوئے ختم ہوا کیونکہ انتظامیہ اور احتجاجی مظاہرین کے بیچ مفاہمت ہوئی ہے. اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا رات دیر کے جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جوائن کر چکے تھے انہیں یاد ہوگا کہ آج کشتواڑ بند کا اعلان کیا گیا تھا کیونکہ ایک مزدور کی موت ہوئی تھی. نجی کمپنی میں مزدور کی موت کے بعد معاملہ الجھ گیا تھا. احتجاج پر لوگ بیٹھے تھے جس کے بعد رات دیر کے مقامی انتظامیہ احتجاج پر بیٹھے لوگوں کے بیچ مفاہمت ہوئی ہے. جس کے بعد خبر یہ ہے کہ آج کا جو احتجاج کی کال جامعہ مسجد کے امام کی طرف سے دی گئی تھی اسے واپس لے لیا گیا ہے. کشتواڑ سے بڑی خبر کہ مزدور کی رات دیر میں موت ہوئی اور موت کے بعد صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی کیونکہ مظاہرین الزام لگا رہے تھے کہ طبی نگہداشت نہ ہونے کے پیش نظر صورتحال اس طریقے کی بنی اور نجی کمپنیوں کے لیٹ لیٹ کی وجہ سے مزدور کی موت ہوئی. دن میں اگر احتجاج کی شدت تھوڑی سی دکھ رہی تھی لیکن شام ہوتے ہوتے احتجاج نے ایک نیا رنگ لیا اور رات دیر گئے تک یہ احتجاج جاری رہا. جس بیچ جامعہ مسجد کے مقامی امام نے مزدور کے حق میں اعلان کرتے ہوئے آج کشتواڑ بند کا اعلان بھی کیا تھا. تاہم مظاہرین اور انتظامیہ کے بیچ رات دیر گئے افہام تفہیم ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد آج بند کی کال کو واپس لے لیا گیا ہے. امام جامعہ مسجد کشتواڑ نے اس بات کا اعلان کیا کہ احتجاج کو واپس لے لیا گیا ہے کیونکہ انتظامیہ نے تمام تر معاملات پر نظر رکھنے اور جو بنیادی سہولیات برہم رکھنے ہیں اس حوالے سے بھی اپنی بات رکھی ہے. بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے جو کشتواڑ آج بند کا مزدور کی ہلاکت کو لے کر اسے واپس لے لیا گیا ہے اور رات بھر جو احتجاج چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے آج صبح. تو کشتواڑ کی طرف سے ایک خبر جہاں مزدور کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی کشتواڑ کے اندر ایک اور معاملہ سامنے آیا تھا جہاں پر دو جو ویڈیوز ہیں ان کی موت ہوئی ہے. اس پر جا کل وہاں پر بند رہا لیکن آج کشتواڑ کے اندر ان دونوں ویڈیوز کی آخری رسومات انجام دی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر کل بعد دوپہر ان دونوں کی لاشوں کو برآمد کیا گیا جب ان کے آبائی گھر پہنچایا گیا علاقہ پہنچایا گیا تو وہاں صف ماتم بھی گئی جس کے بعد ہی وہاں پر لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے حکومت سے ایلچی انتظامیہ جو مرکزی سرکار اس کے ساتھ ساتھ ہی عمر سرکار سے بھی مطالبہ کیا کہ جو اس میں ملوث ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا ہے پہلے ان کا اغوا کیا ملیٹنٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن دوسری طرف سے SOG اور CRPF اور فوج کی جانب سے اس علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن چل رہا ہے. آج کیا کچھ رہے گا کشتواڑ کے اندر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ اجے شان اس وقت جڑ چکے ہیں. اجے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں جہاں پر ایک طرف مزدور کی موت ہوئی ہے دوسری طرف سے دو ویڈیوز کا اغوا اور قتل کے بعد آج ان کی آخری رسومات انجام دی جائے گی. جی بالکل دیکھیے کل جو پکڑ ڈول حیدر پروجیکٹ بن رہا ہے جس میں JP کام کر رہی ہے اس کی دگڈور سائڈ پہ ایک آپریٹر جو غلام حسین ڈار تھے تاغوت کے رہنے والے ان کی دردناک موت ہو جاتی ہے جو سائڈ پہ ہی کام کر رہے تھے اور وہاں ایک جو ٹینکر چل رہا تھا وہ اس کی زد میں آ گئے. حالانکہ شدید زخمی ہونے کے باوجود ان کو ہسپتال لایا گیا لیکن آن دا وے ان کی ڈیتھ ہو گئی جس کے بعد ان کے فیملی ممبرس رشتے دار اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے حق میں آ گئے اور کشتواڑ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے باہر انہیں پروٹیسٹ شروع کر دیا جس میں غلام محمد سروری DDC چیئرپرسن پوجا ٹھاکر PDP کے دوسرے نیتا اور ڈفرنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. ان کا یہ الزام تھا کہ جو پروجیکٹ سائٹ ہے وہاں پر سیفٹی کا کوئی پروویژن نہیں رکھا جس وجہ سے آئے روز وہاں پر اس طرح کے حادثے ہو رہے قیمتی جانیں گنوائی پڑ رہی ہیں. تو وہ مانگ کر رہے تھے کہ جو پربھاوت پریوار ہے ان کو حق میں معاوضہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو نوکری دی جائے تاکہ یہ جو مارا گیا مزدور تھا اس کے 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے اور یہ ایک ہی بندہ تھا جو گھر کا سارا بوجھ اٹھاتا تھا. تو یہ دیر رات تک ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی گئی اور آج صبح 4 بجے کے قریب جو پروجیکٹ اتھارٹیز اور ایشیا کشتواڑ وہاں پر پہنچے اور جو مظاہرین تھے ان کے ساتھ لکھت میں یہ سمجھوتا ہوا کہ جو اس کی بیوی ہے اس کو نوکری دی جائے گی کمپنی میں 5 لاکھ کا ایک چیک ان کو دیا گیا 15 لاکھ کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایشوز تھے ان کو بھی مان لیا گیا جس کے بعد جو بند کال امام جامعہ مسجد کشتواڑ نے دی تھی اس کو واپس لے لیا گیا ہے اور اب جو ڈیڈ باڈی لے کے جو جس مزدور کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ڈیڈ باڈی لے کے وہ اپنے گھر چلے گئے جہاں اس کو دفن کیا جائے گا. جہاں تک بات ہے DDC ممبرس کی تو دیر رات ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کے
आबाई गांव ओडी में पहुंच गई हैं और आज उनकी आखिरी रस्मात की जाएगी, जिसमें किश्तवाड़ से भी कई लीडर और जम्मू से कुछ लीडर शामिल होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के तनाव की स्थिति है। हमने कल दिन को भी देखा कि किश्तवाड़ में फौजी हेलीकॉप्टर पूरे जंगलात का जो एरिया था, पहाड़ी एरिया था, उसमें घूम रहे थे। बताया जा रहा है कि फौज को एयर ड्रॉप भी किया गया है, कुछ कमांडो की मदद की ली जा रही है और एसओजी पैदल भी कई जगहों पर अपना काम कर रही है। लेकिन अभी तक की जो मिलिटेंट्स इस वारदात में शामिल थे उनका कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन कल डीजीपी ने जिस प्रकार से किश्तवाड़ में आके आला पुलिस अधिकारियों और आर्मी के साथ बैठक की है, तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो ऑपरेशन है इनमें तेजी आएगी, क्योंकि जो इनपुट्स हैं कि एक भारी नंबर जो है मिलिटेंट्स का किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है और कुछ वारदात करने के वो साजिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट पर यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शाह आपका, किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहाँ पर किश्तवाड़ के अंदर दो अलग अलग मामले, जहाँ पर दो बीडीजी का पहले अगवा और कत्ल होता है, उसके बाद ही आज उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएगी। दूसरी तरफ से एक मजदूर की निजी कंपनी में काम कर रहा था, उनकी मौत होती है, जिसके बाद लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन कल शाम जब लोगों ने नाराजगी जाहिर की इंतजामिया के खिलाफ, तो उसके बाद ही रात देर गई इंतजामिया और जो एहतजाजी लोग हैं उनके दरमियान बातचीत हुई है, जिसके बाद ही आज जो एहतजाज की कॉल, जो बंद की कॉल थी, वो उसे वापस करनी पड़ी है। नाज़रीन, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। और कल असेंबली का जो कार्रवाई है वो खत्म हुई है, लेकिन उस कल दिन भर क्या कुछ रहा उस पर बात करेंगे। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। मैं सोच रहा हूँ उतर के बाहर देखता हूँ। इसने सोचा उतरना क्यों नहीं दिखा देते हैं। पोस्ट एंड फ्लॉग रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ जो है सबकी सोच से आगे, नई महिंद्रा वीरो सोच से आगे। कश्मीर एक नाम, एक ऐसा जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारिश में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर दर्रे की तरह। खैबर सीमेंट दिल से बना। तो ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम थे में नाज़रीन, अब जरा बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं। असेंबली का 5 रोज़ा जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली का 5 रोज़ा इजलास कल इख्तिताम पजीर हुआ और कल आखिरी दिन जहां पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने खिताब के दौरान कहा है कि 300 मेगावाट बिजली इस सिलसिले में मरकजी सरकार की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसे हरी झंडी दी गई है, मंजूरी दी गई है, कहा गया है और यकीन दहानी की। और साथ ही साथ उमर की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो मरकजी सरकार के साथ हमने कुछ बातें रखी थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, उन्होंने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाई और कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इंसाफ होगा और साथ ही साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है और हुकूमत की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई है। खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरमा से कबल जम्मू कश्मीर इंतजामिया कमर बस्ता है और बिजली की पैदावार को मजीद बेहतर बनाने के लिए और सार्फिन तक बिजली पहुंचे इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। इस बीच इत्तलात और खबर ये है कि उमर हुकूमत की तरफ से 300 मेगावाट
बिजली की जो मांग, इजाफी मांग मरकजी हुकूमत के सामने रखी गई थी, उसे मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर कि 300 मेगावाट मरकज की तरफ से इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। और इससे माना गया कि जो मसले इस वक्त जम्मू और श्रीनगर के अंदर बिजली को लेकर सार्फिन को दरपेश है, उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। इजाफी बिजली का आना जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर शगुन जरूर माना जा रहा है। ताहम हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में बिजली की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा किया जाए और रियासत की आवाम को बिजली की पैदावार का फायदा भी मिल सकता है। और ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता दिनों जब नई दिल्ली का दौरा किया था, तो उसी दौरान मरकजी वज़ीर बिजली से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिस दौरान जम्मू कश्मीर सरमा के दौरान जो डेफिसिट ऑफ पावर होता है, बिजली की जो कमी होती है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, उस पर फिलहाल इत्तेफाक किया गया है कि 300 मेगावाट इजाफी बिजली जम्मू कश्मीर को फराहम की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इस 300 मेगावाट को मजीद भी बढ़ाया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इस बात का इशारा दिया गया है कि हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और हिकमत अमली तरतीब देने के साथ ही अब आने वाले सरमा में इंतजामिया भी इसी तरीके से काम करेगी ताकि सार्फिन को ज्यादा वक्त के लिए बिजली मिल सके। तो बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कबल वक्त ही अमर हुकूमत कमर बस्ता है और 300 मेगावाट इजाफी बिजली नई दिल्ली से फराहम होगी। इस बात का इशारा उमर और मरकज की तरफ से कर दिया गया है। बात उमर अब्दुल्ला और नई हुकूमत की हो रही है, नई पॉलिसी की हो रही है। तो जरा आपको यह भी बताते चले कि नई हुकूमत शोबा सेहत के अंदर भी नई जान डालने की कोशिश में है और इस बात का इजहार उमर अब्दुल्ला की तरफ से रात देर गए श्रीनगर के अंदर किया गया, जब उन्होंने यह कहा कि महकमा सेहत के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महकमा सेहत नई हेल्थ पॉलिसी ला रहा है और इस हेल्थ पॉलिसी का मकसद ये है कि शहर तो शहर, गांव देहात के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है वहां पर तिब्बी सहूलियात मयसर हो सके। रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जो इलाका जात है, गांव, कस्बा और शहर के अंदर, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। इस ज़िम्मन में एक हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है और आने वाले 2 महीनों के अंदर ये पॉलिसी अवाम के सामने होगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से इस वक्त शहरी श्रीनगर के अंदर सबसे ज्यादा दबाव मरकजी अस्पतालों पर है, लंदन अस्पताल पर है, सिकिम सौरा पर है और स्टेट अस्पताल जो अस्पताल है वहां पर है। इसी तरीके से जम्मू के अंदर जो मेन अस्पताल है वहां पर सबसे ज्यादा जो रश बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बड़ा जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वहां पर मैन फोर्स विद प्रॉपर इक्विपमेंट्स को रखा जाए ताकि बुनियादी सतह पर जो माइनर सर्जरीज है उसके लिए शहर का रुख ना करना पड़े। ये एक हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ये मामला तब उमर अब्दुल्ला की तरफ से सामने रखा गया जब मेडिकल अफसरों की तैनाती का मामला हुआ। कल हुकूमत की तरफ से 325 मेडिकल अफसरों को तैनात कर दिया गया और तकरीबन 26 ऐसे अपॉइंटी थे मेडिकल अफसर थे जिन्होंने तकर्री के ऑर्डर वज़ीर आला के हाथों से SKICC ने रात देर गए लिए और इसी तकरीब के दौरान नई हेल्थ पॉलिसी का भी ऐलान उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी और वज़ीर सेहत भी मौजूद रहे। इंतजामिया की जहाँ तक बात करें तो हेल्थ शोबे के सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और दीगर अमला भी यहाँ पर मौजूद रहा, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने यह साफ कर दिया कि इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को तरतीब देकर सेशन से पहले ही एक ऐसा फॉर्मूला अडॉप्ट करे ताकि गांव देहात के अंदर यकसा तिब्बी सहूलियात मिल सके और ये जो प्राइवेट जंक्शनों में लोग लूटे जा रहे हैं उस पर किसी न किसी तरीके से रोक लग सके। मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा ना हमारे एरिया में लाइनमैन नहीं है बिजली का, या हमारे सड़क का इंजीनियर नहीं है, या वाटर सप्लाई का AWE हमारे इलाके में नजर नहीं आता। लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और टीचरों की, प्रोफेसरों की गैर मौजूदगी, उसका सबसे ज्यादा असर लोगों पर पड़ता है।
अब हकीकत ये है कि हम चाहे भी तो हम हर किसी को श्रीनगर और जम्मू में तैनात कर नहीं सकते, न हम करना चाहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो सहूलियत फराहम करें जिनका उनको हक है। आज आमतौर पर अस्पतालों को लेकर लोग शिकायत करते हैं। शहर के अस्पतालों के बारे में भी लोग कहते हैं कि उस तरह का इलाज उनको मिलता नहीं है जिस तरह की वो उम्मीद करते हैं या जिस तरह का उनका हक है। लेकिन खता हमारे डॉक्टरों की नहीं है, खता उन अस्पतालों को चलाने वाले सुपरिटेंडेंट की नहीं है, खता उन मरीजों की भी नहीं है जो उन अस्पतालों को पहुंचते हैं। खता सबसे पहले तो हमारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम सही मायने में तैयार कर नहीं सके। अगर देहात के इलाकों में हमारे अस्पताल ठीक चले तो हमारे शहर के अस्पतालों की हालत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमारे शहर की अस्पतालों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमारे लोगों को देहात के इलाकों में मामूली चीजों के लिए भी इलाज नहीं मिलता। अब अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हमारी बहनों को, बेटियों को लंदन जाना पड़े तो जाहिर सी बात है कि लंदन में दबाव ज्यादा बनेगा। अगर अपेंडिक्स निकालने के लिए या बहुत ज्यादा की सर्जरी करने के लिए हमारे मरीज क्यों पहुंच जाए तो जो रेफरल अस्पताल सिंध को होना चाहिए था, जहां सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल केसेस जो है वो रेफर हैं, अगर मामूली सर्जरी के लिए भी हमारे मरीज जो है सिंध पहुंचना शुरू हो गए तो फिर वो अस्पताल वो काम कर नहीं पाएगी जो करना चाहिए था उनको। तो मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ और डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठ के हमें कोई ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि हमारे रूरल अस्पताल जो हैं वो ठीक तरह से चले, वो इलाके जो सर्दियों में कट जाते हैं। उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में नई हेल्थ पॉलिसी का क्याम होगा और दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर डॉक्टरों की तैनाती हो, नीम की भी अमले की तैनाती हो ताकि बुनियादी सतह पर लोगों को राहत मिल सके। ये तो थी बात सरकार के नए मंसूबे की जो वो हाथ में लेने जा रहे हैं। लेकिन जरा बात सैफरॉन की भी करते हैं। सैफरॉन की काश्त को लेकर गुज़श्ता कई दिनों से लगातार खबरें आई, कल्टीवेशन को लेकर या फिर पैदावार कम होने को लेकर क्या वजूहत है, इस पर मुसलसल हमने गुफ्तगू भी की। इरिगेशन फैसिलिटीज के नाम पर जो सरकार की तरफ से हजारों करोड़ रुपया लगाया गया वो किस तरीके से जाया हो रहा है और किसानों को इसका फायदा नहीं है, इस हवाले से हमने एक और गुफ्तगू भी इसी प्रोग्राम में की है। लेकिन अब की बात शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड कश्मीर मैदान में आया है और मैदान में आने का मकसद उनका ये है कि 3 ऐसे मॉडल सैफरॉन गार्डन्स बनाए जाए जहां पर नई कल्टीवेशन नए अंदाज में दिखाई जाए कि किस तरीके से नए अंदाज, नए फॉर्मूले और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ये बूस्ट है सैफरॉन कल्टीवेशन और जो किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ जाए। कश्मीर ने बाकायदा तौर पर यह फैसला लिया है कि मॉडल के तौर पर 3 बड़े गार्डन को बनाया जाएगा जहां पर तमाम तर जिम्मेदारी कॉस्ट की होगी कि वहां किस तरीके से पैदावार का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ावा मिले, फिर किस तरीके से वहां पर इरिगेशन फैसिलिटियां रखनी है उस पर भी कॉस्ट की नजर रहेगी। और स्कॉच ने यह साफ कर दिया है कि अगर नए तर्ज अमल पर जो नया इंतखाब उनकी तरफ से किया जा रहा है अगर उसको अब लाया जाता है तो जो सालाना आमदनी है वो बढ़ सकती है और ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, 3 से 5 लाख के दरमियान भी जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ ये भी है कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी को भी 3 किलोग्राम से
5 किलोग्राम बढ़ा सकती है, और यही चीज मुमकिन है। इसको दिखाने के लिए 3 आरजी सैफरॉन गार्डन्स का बनाने का ऐलान स्कॉच कश्मीर की तरफ से किया गया। सीधे अपने नुमाइंदे आदिल के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ पुलवामा से मौजूद है। आदिल, जब हम ग्रोवर्स की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, हुकूमत के मिशन की बात करते हैं, तो सैफरॉन मिशन एक बड़ा मिशन है। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हजारों करोड़ रुपया पंप किया, इरिगेशन फैसिलिटियां देने की बात हुई, और सैफरॉन पार्क बनाने की बात हुई, और इसको आलमी मंडी तक ले जाने के लिए जीआई टैगिंग तक का भी बात सामने रखी गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है वो मायूस दिख रहा है। उसका मानना है कि पैदावार जिस तरीके से होनी चाहिए थी हो नहीं रही है, मार्केट में जिस तरीके से पेनिट्रेट होना था वो हो नहीं पा रहा है, और जो पैसा इस पर लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इस पर लग रहा है, जितना वापस आना चाहिए था, रिटर्न आना चाहिए था, वो भी नहीं है। अब खबर ये है कि टेक्निकल ग्राउंड पर स्कॉच कश्मीर मैदान में है। क्या कुछ स्कॉच का प्लान है? क्या लैंड आइडेंटिफाई की गई है जहां पर ये गार्डन डेवलप होंगे? बिल्कुल गौहर, हम आपको बताएं कि जिस तरह से हमने पहले भी सैफरॉन के पैदावार पे बात की थी इसी प्रोग्राम में, तो इसके बाद जो है जो स्कॉच है शेर कश्मीर स्टाफ एग्रीकल्चर स्पेशल टेक्नोलॉजी, या जो उनके जो साइंटिस्ट है, जो वाइस काउंसलर है, उन्होंने जो सैफरॉन फील्ड है पापुर के अंदर उनका दौरा किया था हाल ही में, जिसके बाद उन्होंने कई सारे जो सैफरॉन के वाबस्ता जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है या जो किसान है, उनके साथ एक मीटिंग भी की थी किस तरह से सैफरॉन की पैदावार में या जो सैफरॉन से जुड़े अलाइड सेक्टर्स है या जो कॉर्न प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बढ़ावा मिला जाए। तो ये प्रपोजल लाया गया है कि जो पापुर है 3 ऐसी मुकामात पे जो है सैफरॉन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स को कायम किया जाएगा, यानी 3 प्लॉट्स को कायम किया जाएगा जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होंगे और जहाँ पे मौसम की जो तब्दीली है उसका कोई असर नहीं होगा, जहाँ पे सैफरॉन फ्लावर के साथ साथ जो सैफरॉन कॉर्म्स है वहाँ पे इनको कास्ट किया जाएगा। हालांकि हमने माजी में भी देखा जो सैफरॉन की पैदावार है इसमें काफी गिरावट हमने देखने को मिली थी, जिसमें कई सारे वजूहात यानी प्रॉपर इरिगेशन वहाँ पे मैसर नहीं हो रहा था, जो हाई यील्डिंग सीड्स है वो मैसर नहीं हो रहे थे। तो इसके बाद जो है ये फैसला लिया गया कि जो ये डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है इनको जदीद टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। और साथ ही में जो स्कॉच के माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि जो कॉर्न प्रोडक्शन है जो जिसकी इस वक्त मुल्क के कई मार्केट में काफी डिमांड है, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस अब किया जाएगा, उनकी कास्ट की जाएगी, जिसके बाद जो पर हेक्टेयर जो इनकम है या जो पैदावार है उसको बढ़ावा मिलाएगा। और जो इस वक्त कॉर्न प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो एप्पल हाई डेंसिटी की जो काफी मांग है, काफी इसमें इनकम मिल रही है इस एप्पल बादशाही मालकान को, तो इनका ये भी कहना है कि इससे भी ज्यादा आमदनी होगी जो कास्ट। ये जो नई टेक्नोलॉजी और नए तरीके से कास्ट करने की बात हो रही है, और ये कहा गया कि 3 अलग अलग मकामात पर जो है ये गार्डन डेवलप किए जाएंगे, तो क्या ये आइडेंटिफाई होंगे पापुर के अंदर की कहाँ पर ये होंगे? और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि जो पानी की सहूलियत वहाँ पर रखने के खुद कहा कि वो सारा एक्सपेंसेस खुद लेंगे और किसान को ये बताएंगे कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ सकती है। तो क्या ये डेवलप जो करने हैं आइडेंटिफाई हो गए प्लॉट कहाँ पर होंगे? बिल्कुल, इस वक्त अगर हम बात करें फिलहाल एक प्रपोजल लाया गया है जो स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई है फार्मर्स के साथ। फिलहाल एक प्रपोजल लाया गया है कि 3 मुकामात पे ये पार्क जो है डेवलप किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त जमीन को फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो कॉर्न प्रोडक्शन है यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो है सैफरॉन फ्लावर जो है कास्ट किया जाता था, लेकिन कॉर्न को यहाँ पे उतना मरकूज नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस पर तवज्जो मरकूज किया जाएगा क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉर्न। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इसकी काम को भी और सैफरॉन प्रोडक्शन को कुल हम किस तरीके से बढ़ाया जाए, स्कॉच कश्मीर मैदान में आया 3 अलग अलग गार्डन बनाने का फैसला लिया गया है, और ये फैसला तब लिया गया जब किसान मुसलसल मायूस और परेशान है।
पैदावार बढ़ नहीं रही है, मार्केट से पैसा नहीं आ रहा है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इस पर लग रही है। और यही वजह है कि इन तमाम मामलों को देखते हुए हुकूमती सतह पर अब स्कॉच कश्मीर मुतहरिक हुआ है और वो किसानों तक आने की कोशिश में लगा हुआ है। अब बढ़ते हुए आगे जरा बात सियासत की करते हैं। रियासत के अंदर 5 रोजा असेंबली का इजलास रात देर गए इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन इख्तिताम होने के साथ ही एक बड़ा बयान हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा की तरफ से दिया गया, जिन्होंने ये साफ कर दिया कि मज़कूरा निजाम के तहत जिस तरीके से इंतजामिया को चलाने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को नजरअंदाज किया जा रहा है, एक वाइब्रेंट अपोजिशन को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि अगर हुकूमत इसी तरीके का तर्ज अमल चलाती रही तो एक पैरेलल हुकूमत कायम की जाएगी। एक पैरेलल हुकूमत चलाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रात देर में ये बयान आया, लेकिन ये बयान की गूंज अभी भी सियासी हलकों में जबरदस्त देखी जा रही है। सुनील शर्मा की तरफ से वजीर आला उमर अब्दुल्ला को ये चैलेंज किया गया कि वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए, आईन हिंद के अंदर स्पेशल स्टेटस का कौन सा जिक्र है, किस सिख के तहत वो लाना चाहते हैं, इसकी वजाहत भी उनकी तरफ से मांगी गई है। तमाम बीजेपी का ये मानना है कि जो करारदाद असेंबली के अंदर बइत्तिफाक राय से कल मंजूर हुई, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने बाकायदा अपना एहतजाज भी दर्ज किया है, लेकिन इसके बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इस करारदाद को वापस करेंगे और वो इसको मंजूर नहीं करेंगे क्योंकि यह गैर आईनी और गैर जमहूरी है। बीजेपी के कई लीडरों की तरफ से इस बात का ऐलान रात देर गए ही कर दिया गया है। और जहां तक स्टेटहुड का मामला है, बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहे थे, उनको पहले ही जवाब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने दिया है, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इंतखाबात मुकम्मल होने के साथ ही रियासत का दर्जा बहाल होगा, इसलिए इस पर सियासत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ताहम ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें होंगी अगर वो इसी तरीके का रोयमल इख्तियार करते हैं। सुनील शर्मा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। नाज़रीन, कल असेंबली के बाहर उन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत का यही रवैया असेंबली या असेंबली के बाहर रहा है तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुतबादिल हुकूमत चलाएंगे और साथ ही साथ हुकूमत पर भी कुछ जंगी इल्जाम आयद उन्होंने किए हैं। क्या कहा उन्होंने, देखते हैं। हर व्यक्ति यहाँ से चैलेंज करता है, आपका इसी प्रकार का बिहेवियर रहा तो हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, पैरेलल सरकार चलाएंगे। ये मैं आपको चेतावनी देता हूं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से। एक बात और कश्मीर के लोगों को मैं वादा करना चाहता हूँ, जिस स्टेटहुड की डिमांड हर व्यक्ति यहाँ से करता है और जिस स्टेटहुड की कमिटमेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, आदरणीय गृह मंत्री जी ने की, जिस स्टेटहुड के बिल्कुल हम नजदीक हैं, इस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर की सरकार बनाना चाहती है ताकि यहाँ स्टेटहुड न आए और इनका स्पेशल स्टेटस गलियों में मोहल्लों में खून की होली खेलकर इनका स्पेशल स्टेटस वापस आए, जो नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चलिए, ये तो थी बात सुनील शर्मा की, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपको याद दिलाना। अब जरा आते हैं आगे, क्योंकि रात देर गई जब असेंबली का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ तो कायदा ईवान उमर अब्दुल्ला की तरफ से बात सामने रखी गई, जहां उन्होंने तमाम लीडर्स का शुक्रिया अदा किया कि उस करारदाद पर उन्होंने अपनी बात रखी और गवर्नर के एड्रेस पर शुक्रिया की तहरीक पर उन्होंने अपनी बातें रखी। ताहम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल जो मामला उठाए गए थे ऐवान के अंदर, उनका भी जवाब दिया गया। सीआईडी वेरिफिकेशन यानी पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के हवाले से मजीद इक़दाम उठाए जाएंगे। ताहम वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री या जो अंदरूनी मामला है, अगर जो बराह रास्त रियासत के हक में नहीं है, रियासत के हाथ में नहीं है, उसके बावजूद भी इस मामले को देखा जाएगा और मरकजी हुकूमत के साथ ये मामला उठाया जाएगा।
कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जिस तरीके का ड्राफ्ट बनाया गया है ये सेंटर पर यानी मरकजी हुकूमत पर वाजिब होगा कि उन्हें मुज़ाकरात के दरवाजे अब जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ खोलने होंगे। वो इस करारदाद को बिना देखे 10 दिन में नहीं डाल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये दावा पेश किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर अगर तो इनका डोमेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के साथ और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हम आहंग होकर काम करने के लिए वो तैयार है। असेंबली फिलहाल मुलतवी का असेंबली फाइल डाई कर दी गई है, इख्तियार पजीर हुई है, अगला इजलास जम्मू के अंदर होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल जिस तरीके से बैक टू बैक अपने रेजोल्यूशन को लेकर बात रखी, असेंबली के पहले सेशन को लेकर बात रखी और मुस्तकबिल के अंदर किस तरीके की सूरत हाल हो सकती है इस पर भी उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है। इस पर जरा बात करेंगे। सीधे हम चलेंगे सोहेल काजमी साहब, मारूफ तजिया निगार हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर इस वक्त मेरे सामने है। एक तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हुकूमत का रवैया इसी तरीके का रहा तो हम पैरेलल हुकूमत चलाएंगे। ये छोटा बयान नहीं है, किसी एमएलए का बयान नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन का स्टेटमेंट है जो हम ऑफिशियली बीजेपी का स्टेटमेंट मान रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि हम स्टेटहुड के बहुत नजदीक हैं, लेकिन हुकूमत में बैठी जमात इसको होने नहीं दे रही है। सबसे पहले जरा इसको इलॉबरेट करें, आप इसको एनालिसिस करें, किस तरीके से आप देख रहे हैं। क्या ये पॉलिटिकल डायमेंशन पर स्टेटमेंट है या वाकई तौर पर दरपर्दा कुछ और भी चल रहा है जो शायद अवाम की नजर में नहीं है? देखिए सर, दोनों बातें जो एलओपी ने कही हैं, सुनील शर्मा जी ने, दोनों बातें अपने आप में ही दर्शाती हैं। स्टेटहुड के लिए वो बोल रहे हैं कि अगर इस तरह के हालात चले तो स्टेटहुड नहीं आएगी। इसका मतलब वो दे वांट टू डिक्टेट, दे वांट टू टेल देयर बॉसेस इन एट दिल्ली कि हमारे 28 जो एमएलए हैं वही जो बोलेंगे वही जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ होगा। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोग मैटर नहीं करते हैं और जो बाकी लेजिस्लेटर है वो मैटर नहीं करते। पॉइंट नंबर 1, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है 10 साल, वो पीस को लेके हुई है, अमन को लेके हुई है। उसके डिविडेंड्स जो है इलेक्शंस में आपने देखे, हाई वोल्टेज परसेंटेज जो लोगों ने दी है, वो एक री इम्पोज फेस किया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को और उनकी नीतियों को। अगर इस टाइप की ये बात करते तो ये दर्शाता है कि ये जो एडवाइस करेंगे वो वैसा ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगा। लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे वो मैटर नहीं करते। पॉइंट नंबर 1, कहीं आपने देखा आज तक दुनिया में किसी भी रियासत में कि हम पैरेलल सरकार चलाएंगे? ऐसा वर्ड मैंने तो सुना नहीं आज तक अपने 35 साल के कैरियर में। देखिए, आपको आप असेंबली में गए हैं, असेंबली का एक अपना तरीकाकार है। अगर आपको रेजोल्यूशन नहीं पसंद है, आपने साइन नहीं किए, आप एक पैरेलल रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, या कायल करते आप बाकी मेंबरान को जो आपकी उसमें सहमति बनाते हैं आपकी रेजोल्यूशन में। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, तरीकाकार है असेंबली को आगे लेने का। अगर आपने प्री सेट माइंड बनाया है कि हम यहाँ ये करेंगे और उसका फायदा महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो मैं समझता हूँ वो कोई अच्छा साइन नहीं है जम्मू कश्मीर की इस अपोजिशन पार्टी को। तो ये एक तरफ से ये, और दूसरी तरफ से जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कल बैक टू बैक रिस्पॉन्ड किया, कहा कि हमने अपने मौक़िफ़ पर रहकर और जो अवाम के साथ वादे किए मैनिफेस्टो में उसको रहते हुए ही असेंबली के पहले इजलास में ही वो करारदाद लाई जो टेक्निकली फिट है और मरकजी हुकूमत पर यह वाजिबुल ऐन है कि वो इस करारदाद को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये आईन और कानून के दायरे में रहकर ही बनाई गई है। देखिए, आज से पहले 50 रेजोल्यूशन जो है असेंबली ने पास किए, 50 में से मुझे लगता है 49 रिजेक्ट हुई हैं। ये रेजोल्यूशन भी, इसका भी क्या एंड होगा हमें नहीं पता है। ठीक है, उनका मौकफ था, उन्होंने अपने लोगों से बातचीत की थी, लोगों को मंशूर में रखा था, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेजोल्यूशन शाम को ही पास हो गया और मरकज ने उसको ग्रीन झंडी दे दी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे है हर चीज को प्रोजेक्ट करने का। हम बहुत सी बातें करते हैं घर में भी, सोसाइटी में भी और गवर्नेंस में भी, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं, वो जायज नहीं होती हैं। और जो जायज चीजें होती हैं उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है उस पर काम करने का, और उस मैकेनिज्म को देखते हुए वो चीजें जो है फाइनलाइज होती है और आगे चलती हैं। आपके पास अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ऐसा एजेंडा है, आप भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनली लाइए, और वो होता है नहीं होता है, लेकिन एक वे लोगों को पता चले कि हाँ, लोगों के वेलफेयर के लिए ये रेजोल्यूशन आपने भी लाई है और इसका फायदा लोगों को होगा। अल्टीमेटली 90 के 90 सेकुलर लोग हैं, 90 के 90 नेशनलिस्ट लोग हैं, 90 के 90 ने आइन पे की कसम खा के वोट ली है
ये कहना कि हम ही सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं और बाकी नहीं है, ये कहना कि हम ही सबसे बड़े सेकुलर हैं बाकी नहीं है, वो एक फेक नैरेटिव जो है आप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया में इस बात को जो है उसको तूल देते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द गवर्नमेंट टू रन स्मूथली इन फ्यूचर। अब्दुल्ला ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि कुछ मेंबरान ने पुलिस वेरिफिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल उठाए हैं उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि डोमेन मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम होकर हम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे। नंबर 1 उस पर आपका रिएक्शन। और फिर जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्हें अगर ये रेजोल्यूशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर से वापस आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सेटबैक होगा या एक नई जदोजहद का आगाज होगा उनके लिए, नंबर 1। और कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि नई दिल्ली के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, जिस तरीके कल मुजफ्फर खान साहब ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी इस पूरे मामले को लेकर, और क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया था स्टेटहुड को लेकर, उन्होंने कहा उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द इसको रेस्टोर करेंगे, तो ये जो लैटरल हो रहा है हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये जो बातें सामने आई है ये रास्ता खुल रहा है एक नई जदोजहद का। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। देखिए मुजफ्फर खान साहब को टिकट नहीं दी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के फिर वो असेंबली में पहुंच गए। इसका मतलब है उनका जो अपना पर्सनालिटी है, जो उनका काम करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो पॉपुलर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यही स्पिरिट जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको दिखी पिछले इलेक्शन में। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हर चीज कीजिए, सिविलाइज्ड वे में और कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से हर चीज को रखेंगे तो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और उसका रद्द-ए-अमल पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। लेट द डिसाइडिंग एजेंसीज, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन स्टेटहुड। हमें भी पता है कि आर्टिकल 373(5) से इट इज ए डेड वुड, इनको भी पता है उनको भी पता है, इसीलिए फारूक साहब ने कहा हम 100 साल इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। ठीक है, आपने लोगों के परसेप्शन के लिए एक रेजोल्यूशन बनाया है, स्पेशल स्टेटस मीन्स आर्टिकल 371 टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन JNK एज फार एज लैंड एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज इज कंसर्न, ये सबको मालूम है। लेकिन अब आप उसकी हवा जो है किसी और ढंग से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं विच इज नॉट डेमोक्रेटिकली राइट एंड विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फिट। बस स्टिल पॉलिटिक्स नाम ही इसी का है कि आप कुछ न कुछ पॉलिटिसाइज करें जिससे कि वोट बैंक आपका या आपका नैरेटिव जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में वो मजबूत होता रहे और उसका फायदा किसी न किसी और रियासत में आपको हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात वजीर आला के बयान की, उस करारदाद पर और सियासत जिस तरीके से चल रही है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। मारूफ सियासी और समाजी कारकुन सुहेल काज़मी साहब बात रख रहे थे। बच्चों जी फटाफट से आगे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले जरा आपको बताते चले कि अब आपका एक और मामला हल हो रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी एक और पाए तकमील तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस बात की जानकारी रियासी वजीर की तरफ से दी गई है और ये तब दे दी गई है जब असेंबली का इजलास का आखिरी दिन था। बात सतीश शर्मा की करते हैं जिन्होंने कल इस बात का ऐलान किया कि राशन को दुगना किया जाएगा और 12 गैस सिलेंडर देने का जो वादा था रवा साल के दौरान ही इस पर काम किया जाएगा। मॉडलिटी को फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि अनाउंसमेंट और ऑर्डर्स को जारी किया जा सके। वजीर सतीश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि अवामी तकसीमकारी महकमे के अंदर तमाम तर मामला को देखा जा रहा है कि राशन कार्ड होल्डर, BPL, APL की फरिश्तें चेक की जा रही है ताकि जब ये राशन कोटा बढ़ाने का ऐलान किया जाए तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन कहीं पर ना हो और राशन की तकसीमकारी भी यकीनी बन सके। जहां उन्होंने एक तरफ से इस मामले पर अपनी वजाहत दी है, वहीं पर उनका ये भी मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और न सिर्फ सदर मकामात पर बल्कि दूर दराज इलाकों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटियां बेहतर हो। इस ज़िम्मन में नई हुकूमत ने नए इंकलाब के साथ नए ऐलानात करना शुरू किए हैं और नई हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। ताहम उनका मानना है कि जिस तरीके से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन पर भरोसा करते हुए काम करने का मौका दिया है, वो जरूर जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करेंगे और हर उस स्ट्रक्चर को नजर में रखेंगे जिन पर बात करना और जिनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नौजवानों से मुखातिब होते हुए सतीश शर्मा वजीर बराए अवामी तकसीमकारी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने कहा
अपनी जिस तरीके से मंशियात और ड्रग्स की वबा इस वक्त जबरदस्त फैली हुई है, इसमें बड़ा रोल हमारा भी है, नौजवानों का भी है। इसलिए नौजवानों के साथ भरपूर तालमेल बिठाया जाएगा और हर इलाके के अंदर नौजवानों के साथ बैठकर इस मुसीबत से निजात कैसे मिले हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। वजीर सतीश शर्मा ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया, ईवान के अंदर जरा सुन लीजिए। सवाल थे कुछ साथियों के मेरे डिपार्टमेंट को लेकर, चाहे वो फूड सप्लाई को लेकर था, वो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में था। डबल करना, उससे बातचीत हो रही है, फाइनल स्टेज पर है। हमें सीएम साहब का हुक्म हुआ और उससे हो रहा है और मुझे यकीन है 12 सिलेंडर जो डबल जो राशन है वो आपको जल्द मुहैया कराएंगे। बजट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर हमारी ट्रांसपोर्ट के इशू, जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज, हम कोशिश करेंगे जो इनसे बात कर जैसे हमें इंस्ट्रक्शन से अर्बन डेवलपमेंट वालों से कि तरीके में वो बसेज चलाई जाए, क्योंकि मिनिमम 200 किलोमीटर अगर वो बसेज चले तो वो प्रॉफिट में आती हैं। और हमारी भी जो फ्लीट ऑफ बसेज है, इसका फ्लीट और ऑफिसर बड़े काबिल अफसर हैं हमारे, तो उसका भी कुछ हल होगा। और हर आदमी चाहे वो ओपोजिशन में है, हमारे 90 लोग इस घर में अभी अलग फैमिली, बट कोशिश करेंगे योर इंटेंशन से दिखे। मैंने परसों भी बोला था कि ये अभिनय करने में माहिर हैं कुछ लोग जो आज यहाँ नहीं है। ये मत सोचो कि वो आपको देख मिले, ये इन्वर्सिंग वो अखबारों वालों से ताल्लुक है उनका, सबका अखबार उनका, अखबार हमसे दूर हो गया, मीडिया हमसे दूर हो गया। जरूरत है उसका आधुनिक ढूंढने, क्योंकि लेक्चर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। देयर इज नीड फॉर गुड मीडिया, बहुत शानदार मीडिया हाउसेज, उसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो जो बाइस मीडिया है, हम तो जम्मू में पूछते हैं जनाब इंटरव्यू लेने आते हैं, ठीक है आप अखबार से हो तो किस पार्टी से हो, लेकिन शायद मैं बहस करूंगा, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया। आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि सूरत हाल क्या कुछ है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बात जम्मू की करते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर जमीन का घोटाला हुआ है और जमीन घोटाले के ऊपर जब शिकंजा कसा गया तो अब पै दर पै बड़ी खबरें सामने आ रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या कुछ सूरत हाल है। फिर आपको यह भी बताएंगे कि किश्तवाड़ में पुलिस ने भी कमर कस ली है, मुश्तबे अफराद की नकल हमल पर नजर रखी जा रही है। क्या कुछ बड़ी खबर है, इस पर बात करेंगे। शुक्रिया, वापस चलेंगे जहां पर हम आपको बताएंगे कि रिवायती आलू रूब जवाल हो रहा है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मतलब है। प्रोग्राम सलाम से बिना नाज़रीन अबसराबाद जम्मू की करते हैं और जम्मू के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर एक और लैंड स्कैम सामने आया है और इस ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए कई अफराद के खिलाफ, जिनमें कुछ पटवारी और दीगर जो अफसरान हैं इसमें मुलविस पाए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई की गई है, जहां पर 40 कनाल से ज्यादा कस्टोडियल लैंड है उस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है और कब्जे के बाद ही उन्हें लोगों में बांटा गया, लोगों ने खरीदा। लेकिन उसके बाद ही इस सिलसिले में शिकायत मिली थी एसीबी को। एसीबी ने ये एक बार फिर जम्मू के अंदर इस तरह की कार्रवाई की है और इससे पहले भी करीब 500 कनाल जो कस्टोडियल लैंड है उसके ग्रुप का भी पर्दाफाश एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से किया गया है, जिसके सिलसिले में 15 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 15 एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इस सिलसिले में लगातार तहकीकात जारी है। कोई रेवेन्यू अफसरान, कोई पुलिस अफसरान और दीगर लोग इसमें मुलविस पाए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ इस सिलसिले में कुछ छापामारी भी की गई है। जमीन का मामला है, ये कस्टोडियन जमीन है जम्मू के अंदर, जिसका बंदरबांट हुआ है
اور جو ویسٹ پاکستانی یا جن لوگوں کو یہ دیا گیا تھا ان سے زبردستی POA پاور آف اٹارنیز لی گئی ہے اور فارڈنٹلی وہ زمین فارم 3A کے تحت جو ہے وہ بانٹی گئی ہے. اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ACB اینٹی کرپشن بیورو کی نظر میں آ چکا ہے. نیکسس جو بنا ہوا ہے وہ ریونیو آفیسر لینڈ مافیا کے درمیان بنا ہوا ہے اور پہلے ہی 500 کنال اور اب 40 کنال کے معاملے پر مزید کارروائی ہوئی. سیدھے اس پہ ہم چلیں گے اپنی نمائندہ شلپا شرما کے پاس, کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے 2 دنوں کے اندر اندر مزید کارروائی اس میں ہوگی. کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ایکسپیکٹ ہیں اور مزید کسٹوڈین کی زمین کو برآمد کرنے کا سلسلہ بھی ہوگا. شلپا, کیا کچھ ACB کی طرف سے کہا جا رہا ہے کتنا بڑا یہ نیکسس ہے؟ کیونکہ پہلے جو خبر آئی تھی 500 کنال والی, پھر خبر آئی 40 کنال مزید نکلے ہیں. خبر اب یہ ہے کہ جو پاور آف اٹارنیز کا کھنگالا جا رہا ہے اس نے مزید زمین دی ہے جس پر شکنجا کسا جائے گا ACB کی طرف سے. جی بالکل, دیکھیے اینٹی کرپشن بیورو نے جموں ضلع کے مٹی والا بلوال اور اسروال علاقے میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ جس پرکار سے 40 کنال جو بھو مافیا نے جو ہے وہ ہڑپی ہوئی تھی اس کا بھانڈا فوڑ کیا ہے, جہاں پہ اسروال مٹی والا اور بلوال یہ علاقہ ہے جہاں پر انہوں نے سرچ ماری اور اس کے الگ الگ ایڈجوائننگ جو علاقے ہیں یعنی کہ 6 لوکیشن پر جو ہے وہ کل کے سمے اینٹی کرپشن بیورو نے جو ہے وہ سرچ کی گئی. اور آپ کو بتا دیں کہ اس سے پولیس ادھیکاری ساتھ ریونیو آفیسر کی ملی بھگت سے بھو مافیا نے دھوکہ دڑی سے جو ہے وہ کسٹوڈین لینڈ کو یعنی کہ سینکڑوں ہزار کنال کسٹوڈین لینڈ کو جو ہے وہ ہڑپا ہوا تھا. ریونیو ریکارڈ میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کی گئی تھی اور ویکتیوں کو جو ہے وہ یہ بیچ دیا گیا تھا. لیکن اینٹی کرپشن بیورو کو ایک بڑی سفلتا یہاں پر ضرور ملی ہے کیونکہ 40 کنال جو بھو مافیا نے زمین یعنی کہ کسٹوڈین لینڈ جو ہڑپی ہوئی تھی کا بھانڈا فوڑ یہاں پر ضرور کیا. دیکھیے آپ کو بتا دوں کہ جب اینٹی کرپشن بیورو نے ایک فارمل کلیریفیکیشن کی تو اس میں یہ پایا ہے کہ کرمنل کانسپریسی ہے, فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, جہاں پر فارم 3A اور جو اٹرنی ہے یعنی کہ PO کے جو ریفیوجز کے فارم 3A ہوتے ہیں اور اٹرنی ہے اسے پراپت کیا گیا. یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ اترکت بھومی دی جائے گی, آپ کو جو ہے وہ پیسہ دیا جائے گا اور اس کے بعد ملی بھگت یہاں پہ سانڈ کارڈ جو ہے وہ نہ کیول بھو مافیا کی ہے بلکہ یہاں پہ سانڈ کارڈ جو ہے وہ ریونیو آفیسر کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پولیس ادھیکاری کی ہے جنہوں نے اپنے پد کا جو ہے وہ درپیوگ کیا اور اس کے بعد بھو مافیا کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ الگ الگ ویکتیوں کو جو ہے یہ بانٹ دی گئی. دیکھیے فی الحال 16 FIR کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. 7 نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جس میں پٹواری ہے, نائب تحصیلدار ہے اور ساتھ ہی ساتھ ریونیو آفیسر ہے اور بھو مافیا ہے. تو 16 FIR کو فی الحال درج کیا گیا. FIR نمبر میں آپ کو بتا دوں 20/2024 کا یہ FIR نمبر جو ہے وہ معاملہ سے درج کیا گیا ہے. کرمنل کانسپریسی کا ہے, چیٹنگ کا ہے, فراڈ کا ہے. ان معاملوں کو فی الحال جو ہے وہ درج کیا گیا. آگے کا پروسیس جو ہے وہ جاری ہے. جس پرکار سے آپ نے کہا کہ اگر ہم بیتے سمے میں چلے تو جہاں پر 500 کنال کسٹوڈین لینڈ کو بھی بھو مافیا نے جو ہے وہ ہڑپا تھا, جہاں پر کرپشن بیورو نے اس کا پردہ فاش کیا تھا. اچھا شلپا, خبر تو یہ بھی ہے نا کہ کچھ ٹاپ آفیسرز پھر کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ لوگ اور باہر جو مافیا بیٹھا ہے ان کے بیچ جو نیکسس کی لگاتار خبریں آ رہی ہے اس پر شکنجا کسا جائے گا اور فرام ٹاپ ٹو باٹم بہت سارے لوگوں کو شاید سلاخوں کے پیچھے بھی جانا پڑے اس پورے معاملے میں. دیکھیے بڑا سوال ہمیشہ یہی رکھ سکتا ہے کہ گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جب پچھلے سمے کی اگر بات کریں جب 500 کنال کسٹوڈین لینڈ بھو مافیا نے ہڑپی تھی اس کا بھانڈا فوڑ کیا گیا تھا تب سرکار کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی, جانکاری سامنے نہیں آئی تھی کہ گرفتاری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اور اس معاملے کی بات کریں تو دیکھیے FIR درج تو ہو گئی ہے لیکن بڑا سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ کیا گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اگر گرفتاری ہوگی تو ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ مانی جائے گی. حالانکہ دیکھیے ریونیو آفیسر سے پولیس ادھیکاری جو اپنے پد کا درپیوگ کر رہے ہیں تو بڑا سوال یہ ہے کہ آخرکار گرفتاری کب ہوگی. دیکھیے سمبھاونا یہ جتائی جا سکتی ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن فی الحال کوئی بھی سرکار کی. آخر پر ایک چیز جاننا چاہوں گا, کچھ چھاپہ ماری بھی ہوئی ہے جہاں پر ACB کی جانب سے کچھ جو ملوث جن پر یہ الزام ہے کہ اس میں ملوث پائے گئے ان کے گھروں پر بھی چھاپا, کیا کوئی برآمدگی ہوئی ہے, کچھ چیزیں ضبط ہوئی ہیں, کاغذات یا دیگر جو چیزیں ہیں ACB کی جانب سے؟ جی بالکل, دیکھیں جس پرکار سے میں نے کہا کہ 6 لوکیشن پہ یعنی کہ مٹی والا, بلوال اور اسروال اس کے آس پاس جو ایڈجوائننگ علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ سرچز کی گئی تھی کل کے سمے. حالانکہ دیکھیے ڈاکومنٹ کافی ڈاکومنٹ جو ہے وہ برآمد کیے گئے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی پرکار کی جانکاری سامنے نہیں ہے, لیکن ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ فی الحال برآمد کیا گیا ہے اور 16 کے قریب FIR کو جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. چلیے بہت شکریہ شلپا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. بات
ACB की कार्रवाई की हो रही है। थोड़ी देर में जम्मू के अंदर एक और मीटिंग हुई है, उस पर भी हम आएंगे और फिर छुट्टियां की खबर से भी आपको बाखबर करेंगे कि 9:30 का वक्त हुआ चाहता है। जरा बात उस बड़े मामले की भी करते हैं जो मुसलसल पिछले कई दिनों से हम मौर्ज बहस है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो मुआशरे का वो नासूर है जिसे हम रोज देखते हैं और देखने के बाद अपने घर में अगर जरूर बात भी करते हैं, लेकिन उसको कैसे रोका जाए, हिकमत अमली को तरतीब देने की जो जरूरत है उससे हम कासिर हैं, उसी को तरतीब देने की कोशिश में इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दिया है। यानी उन बेटियों का मामला जो 50-60 साल की हो गई है, अभी तक उनके हाथों पर मेहंदी नहीं लगी है, उन बेटों के हवाले से गुफ्तगू जो उम्र की उस हद तक आ गई जहां पर उनकी शादियां होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है, क्योंकि माशरे के अंदर जो शादियों का निजाम है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अब शादी जो एक मुकद्दस चीज मानी जाती थी, अभी एक बड़ा फेस्टिवल हो गया है और इस फेस्टिवल पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, अब करोड़ों रुपया सर्फ हो रहा है। और यही वजह है कि गरीब अफराद जो है, गरीब घर जो है वो इससे बहुत दूर हो रहे हैं और हमारी बेटियां शादी करने की उम्र को पार कर चुके हैं। हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी बेटियां हैं, हमारे भाई हैं जिनकी शादियां होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है, सिर्फ इन्हीं रसूमात बद की वजह से। लेकिन इन रसूमात को, इन खराफात को हम कैसे दूर करें, इसके लिए हम सब ने एक कोशिश करनी है, हम सब ने एक साई करनी है। मामला जरा इसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे, गुफ्तगू को आगे चलाएंगे और हमारे साथ आज ही मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर मेहमान आएंगे, उनसे हम डायरेक्टली ये बात पूछेंगे कि सूरत हाल जो है वो क्या कुछ है और किस तरीके से सूरत हाल को हम काबू कर सकते हैं, क्योंकि हाफिज इरफान साहब इमाम खानका फैज पनाह सराल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, नौजवान मुबल्लिग है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हाफिज इरफान साहब ज्वाइन करने के लिए। इरफान साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जब हम नौजवानों की बात करते हैं, जब हम मुआशरे की बात करते हैं, तो गोना गो मुश्किलात हमारे सामने है, लेकिन एक बड़ा मामला जिसको हम रोक सकते हैं लेकिन अभी तक भी रोकने में नाकाम हुए हैं, वो रसूमात शादी के अंदर है, निकाह के अंदर है, जो अब रसूमात बद बन चुकी है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में हमारी बेटियां शादी करने से डर भी रही हैं और ना ही उनके ऊपर इतनी जस्तजू हो रही है कि वो शादी कर पाए। बहुत बहुत मुबारक हो गौहर साहब आपको और आपकी पूरी टीम को, बिलखुसूस गुलिस्तान न्यूज चैनल को, कि आपकी वसातत से हमारे माशरे में आए रोज ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद होता है कि जो प्रोग्राम जो हैं अवाम उन्नास तक बिलखुसूस और बिलअमूम हमारी नौजवान नस्ल तक बराह रास्त पहुंचते हैं और बहुत सारों की जिंदगियां इन प्रोग्रामों को सुनकर देखकर सुधरती हैं। अल्लाह पाक आपकी पूरी टीम को इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मोहतरम, आपकी तरफ से बहुत ही अच्छा सवाल जो है आज के सिलसिले में आपने पेश किया। हालांकि इस हवाले से बहुत सारे अहले इल्म, दानिश्वर और बहुत सारे स्कॉलर्स हजरात ने अपनी अपनी मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू फरमाई और आज मुझ नाचीज को इससे चंद बातें आप हजरात की वसातत से आगे मुआशरे तक पेश करने का जो मौका मिला है, मैं अल्लाह पाक की बारगाह में मशकूर हूँ। जहाँ तक जिस दीन के साथ हम वाबस्ता हैं, दीन इस्लाम है जो इंसान को इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी हर वक्त वो बेहतरीन रहनुमाई कर रहा है, जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। और ये पसंदीदा दीन जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही अपने बंदों के लिए और दीन को मानने वालों के लिए पसंद फरमाया है।
جہاں تک تعلق ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی ہمارے معاشرے کا کہ آئے روز ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری اخبار سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ایک ٹریک سے جو ہے وہ ہٹ رہا ہے. جو ٹریک جو راستہ جو نہج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اس ٹریک سے ہم آئے روز دور ہوتے جا رہے ہیں. آخرکار اس کے پیچھے کون سی کار فرمائیاں ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے تو ساری بلائیں جو ہیں, ساری مصیبتیں جو ہیں, ساری پریشانیاں جو ہیں وہ اس کے گلے میں آ کے پڑ جاتی ہیں. پھر انسان جو ہے وہ آئے روز بہت سارے درباروں کا چکر لگاتا ہے مگر مین ٹریک سے وہ ڈل چکا ہوتا ہے. وہ ٹریک جو ہے وہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جہاں تک نکاح کی تاخیر اور ہمارے معاشرے میں بڑھتی بے حیائی اور بہرا روی کا جو ایک رجحان ہے اس کے پیچھے بہت ساری کار فرمائیاں ہیں. نمبر ایک تو میں آپ کو ایک چیز کا ذکر کر دوں یہاں پر کہ جہاں پر بہت ساری وجوہات ہیں کہ نکاح میں جو تاخیر ہو رہی ہے اور ان وجوہات میں سے بیسیکلی 3 وجوہات جو ہیں وہ ہمارے کشمیر کے اندر خصوصی طور پر پائی جا رہی ہیں. نمبر ایک جو ہے حضرت کہ اس میں مالی نقطہ نظر ہے کہ آیا نوجوان شادی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے, شادی کی عمر پار بھی ہو رہی ہے لیکن وہ مالی نقطہ نظر سے انتہائی کمزور ہے. ایک تو یہ افیکٹ ہے, ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کے پاس مالی سورسز نہیں ہے. دوسری وجہ جو ہے کہ تکمیل تعلیم یہ اس کی حد اور اس کی عمر جو ہے شادی کی عمر ہو بھی جا رہی ہے لیکن ابھی اس کی تعلیم جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, نامکمل ہے. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے تعلیم مکمل کرنے کے بعد حصول روزگار کے انتظار میں جو ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ منتظر ہے کہ اتنی عمر بھی ہو چکی, تعلیم بھی حاصل کر لیا, اب روزگار کا حصول ہو, روزگار ملے تو اس کے بعد میں شادی کر پاؤں. لیکن یہ ساری 3 وجوہات جو ہیں خصوصاً ہماری کشمیر کی جو حالت جو ہے وہ غیر مستحکم, یہاں پر فیکٹریاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان باہر کا سفر کر رہے ہیں حالانکہ شادی کی عمر جو ہے یہ پار ہو چکی ہوتی ہے. اور خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر شادی نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حصول روزگار ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں ملتا ہے جس کے باعث ہمارے نوجوانوں کی عمر جو ہے شادی سے پار ہو جاتی ہے اور ان کو صحیح معنی میں صحیح عمر میں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. جس کی وجہ سے ہمارے صاحب ایک چیز جاننا چاہیں گے, اب جو یہ وجوہات ہیں یہ سب تو جانتے ہیں کہ ایسی وجوہات ہیں, کیا کچھ ان سے ہو رہا ہے, اب اس سے کیسے باہر نکلا جائے, کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے قابو پایا جائے اس سب پر, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمیں کس طرح کی ذمہ داری سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر نبھانی ہوگی. دیکھیے محترم گورنر صاحب, جہاں تک تعلق ہے ان ساری برائیوں کا قلع کما کرنے کے لیے, ان برائیوں سے باہر آنے کے لیے تو ضرورت ہے یہاں پر ہمارے مسجد اور ممبر اور محرابوں سے یہ آواز جائے. مختلف NGOز چل رہی ہیں ہماری کشمیر ویلی کے اندر یا جموں کشمیر پوری ریاست کے اندر, مختلف NGOز ہیں اور ہماری زمینی ورکرز جو ہیں ہمارے, جس کو ہم اپنی لینگویج میں بیت المال کہتے ہیں, تاکہ ہم بہت سارے ذی شعور افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے, وہ صدقات و خیرات کریں, مال میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارا کمزور انسان جو مالی اعتبار سے غیر مستحکم ہے اس کی حالت جو ہے وہ مضبوط ہو پائے اور وہ غریب بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ سیلے کرنے کے لیے اس کو شادی کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو برائیاں خصوصاً ہمارے اس سماج کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ کچھ والدین جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں, ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے. معاشرہ اس وقت اتنی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے کہ بہت ساری خرافات بد اور رسومات بد جو ہے آئے روز ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں کہ جن بدعات اور خرافات کی وجہ سے, جن فضول اخراجات کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ ان 10 بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی, بلکہ وہ ایک صاحب ثروت حضرات یا صاحب ثروت حضرت جو ہے وہ اس طریقے سے فضول خرچی کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. حافظ صاحب بڑا امپورٹنٹ یہ ہے نا, یہ ایک تھیوری ہے, ایک ہسٹری ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اب اس کو روکنا ہے.
تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو اگر میں مسلم سیکشن کی بات کروں، مسلمانوں کی بات کروں، ایک میجر کی پلیئر ہے وہ امام صاحب، وہ خطیب صاحب، وہ نکاح خوان صاحب جو نکاح کے لیے آتا ہے، جو خطبہ نکاح پڑھتا ہے، کیونکہ جب تک خطبہ نکاح نہیں ہوگا تب تک شادی ہوگی نہیں. اگر یہ سوسائٹی کا حصہ، باحث حصہ جو آنریبل ہے، عزت مآب ہے، اگر یہ فیصلہ آج کر لے کہ جناب ہم نے ایک حد مقرر کر لی ہے، اس حد کو اگر آپ نے عبور کی تو کوئی بھی نکاح کے لیے نہیں جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 70% سیدھے سدھر جائے گا معاملہ؟ پھر جو اور 30-40% ہے اس پر اور کام کیا جائے گا. لیکن اگر بیسک فیکٹر پر کام کیا جاتا کہ جناب آپ نے شادی میں کھانا بنانا ہے تو یہ آپ کا اسٹرکچر ہے، آپ نے مہمانوں کو بلانا ہے تو یہ ہے، آپ نے ولیمے پہ جانا ہے تو یہ ہے، اور نکاح میں آپ کا جو مہر ہے وہ یہ ہے، اس سے آگے پیچھے آپ نہیں کر سکتے. اگر یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے لائف کا، اسٹینڈرڈ آف لائف کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری خرافات جو ابھی چل رہی ہے یہ تھم جاتی، یہ رک جاتی ہے؟ بہت بڑی حد تک اس میں کامیابی مل سکتی ہے کہ اگر ہم علماء کرام بھی اور جو بالکل اسلامی انجیوز ہیں، خصوصاً آپ نے ذکر کیا یہاں پر نکاح خوان حضرات کا یا خطبہ حضرات کا، جمعہ کے مواقع پر جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات پر انیشیٹو لیں مل کر، تو اس بات پر قدر حال جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ روک تھام لگ سکتی ہے. جیسے آپ نے اس وقت پچھلی مرتبہ ہندوستان کے ایک عظیم صوبے سے علماء کرام نے ایک فیصلہ لیا تھا خصوصی طور پر کہ ہم ایسے نکاح کو بالکل اس مجلس میں شریک ہی نہیں ہوں گے جس جگہ پر گانے بجانے، فضول رسومات بد جو ہے اور خرافات جہاں پر ہوں گی. تو جہاں پر ہمارے سورسز ہیں، ہمارے روابط ہیں، کافی حد تک وہاں پر سدھار آیا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے جموں کشمیر میں خصوصاً مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام صاحب ہیں، یا خصوصاً اس وقت کاروان اسلامی کے پیٹرن مولانا غلام رسول حامی صاحب یا دیگر علماء کرام جو ہیں، وہ سارے مل جل کر اس بات پر اتفاق رائے سے عمل کریں اور اس بات کو عوام الناس تک پہنچائیں، خصوصاً علماء طبقے تک. تو الحمدللہ کافی سدھار آ سکتا ہے. باقی 30 یا 40% کام جو ہے وہ باقی مختلف انجیوز ہیں وہ بھی کریں گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے ایک پائیدار اور مستحکم اور مضبوط. یہ تو معاملہ ہوا تھا نکاح خوان کا، لیکن ایک اور معاملہ جو میرے لیے بڑا برننگ ہے، ہماری مالی حالات بہت سارے علاقوں کے اندر بہت پست ہے، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے گھروں کے اندر اتنی رسائی پیسے کی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی یا اپنے بھائیوں کی شادی کر پائے. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے بحیثیت قوم، بحیثیت سوسائٹی کے فرد کے، ایک سوسائٹی جو اس وقت بالکل مختلف سیراز ہے جس کا بکھر چکا ہے، کہ وہ ایک پیج پر آئے، اس کی اور بھی توجہ دے، کیونکہ یہ ایک اہم حصہ ہے. اور ہماری مسجد کمیٹیاں، محلے کی کمیٹیاں، اوقاف کمیٹیوں پر کیا یہ ذمہ داری آج نہیں ہے کہ وہ ذرا اس کی اور خصوصی توجہ دے، ایک خصوصی فنڈ ریز کرے جہاں پر سال میں 2 بار 3 بار اس طریقے کا اہتمام ہو کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے محلے کے اندر 3-4 شادیاں ہوں، ایک ساتھ ان کو کیا جائے اور پورے محلے کو اس میں انوالو کیا جائے. کیا یہ اچھی پہل نہیں تھی کہ اگر اس طریقے سے کچھ کرتے؟ جی محترم، میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ ہمارا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمایا ہے اور اس ہاتھ کی 5 انگلیاں جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں. اسی اعتبار سے علماء مثال دے کر فرماتے ہیں، ذی علم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ معاشرے میں صاحب ثروت حضرات جو ہیں جن کی مالی حالت مستحکم اور مضبوط ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کے علاوہ وہ دوسرے میں خیرات کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس میں پیش رہنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے. اس وقت ہماری ریلیز میں مختلف جو ہیں ٹرسٹس چل رہے ہیں جو غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں. تو میری آپ کی وساطت سے ان صاحب ثروت حضرات سے بھی یہی گزارش رہے گی کہ ہمیں محلہ وائز اجتماعی طور پر اور ہمارے سوسائٹی کے لیے ہماری کمیٹیاں بھی ایسی مستحکم ہونی چاہیے، بننی چاہیے، تاکہ جو ہے ایک غریب باپ جو ہے جو چاہ رہا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کر پائے، تو اس کا جو ہے اس کی جواب دہی اور اس کی باز پرس بھی کل قیامت کے دن من جملہ
خصوصاً ان اہل ثروت حضرات سے بھی ہوگی اور عموماً ہم تمامی حضرات سے بھی ہوگی کہ آیا کہ آپ کے پاس اگر انکم سورسز نہیں تھے لیکن آپ کے پاس دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبان عطا فرمائی تھی، یا آپ کے ذریعے سوشل میڈیا تھا یا آپ کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا تھا، آپ کی بات سن کر ممکن ہے کہ کسی کا دل پگھل جاتا، وہ ایسے معاملات میں پیش رہتے اور ایسی کمیٹیاں تشکیل کرتے اور ایسا بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا تاکہ ہر کوئی اپنی اس مختصر سی زندگی کو حسن خوبی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ گزار سکتا تھا. یہ بات آپ کی جو ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور آپ کی وساطت سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے صاحب ثروت حضرات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب و اذہان تک اس بات کو اتار دے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ پائیدار اور مستحکم معاشرہ بن جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایسی کوئی بہن اور ایسی کوئی بیٹی نہ رہے کہ جو کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں کھڑے ہو کر یہ عرض اور یہ دعویٰ پیش کر سکے کہ آپ کی امت میں ایسے افراد بھی تھے کہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں. حالانکہ گزشتہ دنوں میں ایک آرٹیکل کو نظر دے رہا تھا، ایک صاحب ثروت حضرات ہیں کہ وہ یہاں پر ہمارے یہاں مزارات اولیاء کرام علیہم رحمت الرحمان کے اوپر کروڑوں کی، لاکھوں کی، ہزاروں کی چادریں پیش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غریب کی بیٹی کو وہ جو ہے اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں ہوتا ہے، یا دوسری غریب کی بیٹی کو ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کی شادی کا انتظام اور انتظام نہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری عقیدت اس قدر وابستہ ہے، عقیدت ہے بھلا اپنی جگہ، لیکن کم سے کم پہلے ہمیں اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑانی پڑے گی تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروی ہو سکے. بہت بہت شکریہ حافظ عرفان صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. خانقاہ فیض پناہ ترال کے امام و خطیب ہمارے ساتھ آج آن لائن تھے، بتا رہے تھے کہ ذمہ داری کیا تھی کہ دراصل بات کرنے سے ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا، بات نہ کی تو یہ ناسور بڑھے گا. تو بات کرنے کے پیچھے جو فنڈا ہمارا ہے، جو ہماری سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ بنے جہاں پر نکاح ہی رہے، فیسٹیول نہ بنے. اور اگر یہ فیسٹیول اسی طریقے سے بنتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب تباہی کے ہم بہت زیادہ نزدیک جائیں گے اور واپس آنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. یہ تباہی ہوگی کیا، کل اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک اور اہم اور بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس خبر پر آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اب آپ اپنی فون کالز بھی کرنا شروع کریں. اس خبر کے فوراً بعد آپ کی فون کالز کو بھی شامل پروگرام کریں گے، لیکن روکنا چاہوں گا یہاں پر خبر لینے یا فون کال لینے سے پہلے ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا تجارتی وقفہ لینا ہوگا. وقفے کے فوراً بعد حاضر ہوں گے تو آپ کی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم بچتا ہے تو خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ. بریک کے بعد ناظرین آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. پروگرام کے آخری پڑاؤ میں ہم داخل ہو چکے جہاں پر کچھ آپ کی فون کالز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے حوالے سے. آج ان کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ گاندربل کے اندر، ڈی سی آفس گاندربل کے اندر ایک اہم میٹنگ جہاں پر کمشنر سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھی جو دیگر افسران ہیں انہیں آج اس میٹنگ میں وہ شامل رہیں گے. کچھ اہم معاملات پر بات چیت ہوگی اور ایک جائزہ میٹنگ ہوگی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ. تو ناظرین یہ میٹنگ کے حوالے سے خبر اب ذرا آپ کی فون کالرز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے کیونکہ کچھ فون کالر ہے وہ ہماری چلیے ڈراپ کیجیے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہے. ہیلو. چلیے جی، بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. چونکہ پروگرام کا وقت یہاں پر آہستہ آہستہ کر کے اختتام ہو رہا ہے، یعنی پروگرام سلام دے کے اپنے اختتام پر ہے. امید ہے کہ کل صبح 8:35 پر دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن خبر، تجزیہ اور تبصرہ لگاتار گلستان اس پر جاری رہے گا. آپ اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. یہ 4 نمبر بھی ہے. اس کے علاوہ ہماری رابطہ سائٹ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور ہماری آفیشیل ویب سائٹ، ضرور وہاں پر لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ان باکس میں آ کر اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے گا. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر.